हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाज़िया और वेलकम ऑन शाज़िया वानी चैनल। तो हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यू कर रहे थे और ये सब अदर स्टेट के एग्जाम के लिए भी अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूकेपीसीएस हो, आरपीएससी हो, एमपीएससी, एमपीपीसीएस हो या फिर आरओ का जो एग्जाम है उसके लिए भी पॉलिटी के जो पीवाईक्यू है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन पीवाईक्यू को करते रहे, लगाते रहे। ठीक है, तो लोकसभा तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे और अब हम आज की अपनी क्लास में राज्यसभा के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो ये 250 है, 250। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या जो है वो 250 ही हो सकती है और लोकसभा की तो आपको याद है कि 550 है और जिसमें 7वां और 31वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से ये निर्धारित की गई थी लोकसभा की। ठीक है, 550 वर्तमान में कितनी है? तो 550 और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 250 और इसमें से 238 सदस्य जो है राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो 12 सदस्य हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों से 238 से अधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 245। इनमें से 225 सदस्य तो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए हैं और 8 संघीय क्षेत्रों से चुने गए हैं। ठीक है, 3 दिल्ली से है उसमें राज्यसभा के सदस्य, 1 पुडुचेरी से और 4 जो है जम्मू कश्मीर से है। और ये एकल संगमलीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 225। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में सदस्य होते हैं तो बेसिकली हमें बताना है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन होगा कि राज्यसभा में 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में किस आधार पर दिया जाता है? तो इसमें है ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। तो फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन सही होगा। तो राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा है वर्तमान में 245 सदस्य हैं और उसमें से 225 सदस्य जो है राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए हैं और 8 से जो है संघीय क्षेत्रों से चुने गए हैं जिसमें से 3 दिल्ली से थे, 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से। तो ये गलत है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, बल्कि होता है। हालांकि कुछ ही संघ राज्य क्षेत्रों का दिया गया है। ठीक है, दूसरे के निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये निर्वाचन क्षेत्रों का झगड़ा करना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता बल्कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। निर्वाचन जो झगड़े हैं, विवाद जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसके अधिकार क्षेत्र में ना आकर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये भी गलत है। तीसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति भी होते हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलाकर संसद बनाते हैं, तो इसमें आएगा कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3 है, पुडुचेरी के लिए 1 है, जम्मू कश्मीर के लिए
राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, और निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ये ऑप्शन ए सही होगा। आर्टिकल 79 के तहत संसद है और आर्टिकल 80 के तहत जो है राज्यसभा है। तो अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल सर्वसम्मति मत द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो ये भंग नहीं की जा सकती, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। भंग नहीं की जा सकती और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये सही है लेकिन ये गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष की कैम आयु के नहीं होंगे, तो ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही है। इसने पूछा कौन से सही है, तो 1 और 3। स्टेटमेंट और कारण वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट और रीजन, तो अभिकथन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही है। कारण है कि क्योंकि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष। और 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य विघटित हो जाते हैं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सही है। ठीक है, और इसने यही पूछा है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, तो आजीवन नहीं होते। कितने वर्ष के लिए होते हैं? 6 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। तो बी और सी इसमें सही होगा, यानी कि डी सही होगा। ओके, इसमें पूछा कि इस राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। बाकी स्टेटमेंट इसके ये सही है कि सभी सदस्य मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन स्थायी सदन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को भी नहीं, क्योंकि विघटित नहीं होती है, स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सही है। तो पहला ही सही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। बाकी इसके सदस्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र में किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, ये भी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार है, तो महान्यायवादी को लोकसभा में बोलने का अधिकार होता है, हालांकि वो दोनों सदनों में बोल सकता है। ठीक है, इसने बोला लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, इसने बोला नहीं है, तो नहीं नहीं है उसे अधिकार है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्य ये सिमिलर क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। तो अनुच्छेद 80(1) का के तहत और अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये नहीं है। अगर वो उस राज्य, ये केवल लोकसभा सदस्य के लिए है। अगर राज्यसभा के सदस्य उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं भी है तो भी वहां से वो उसका चुनाव हो सकता है। ये मतलब मतदाता सूची में जो नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए जो अनिवार्यता है वो लोकसभा के लिए है। ठीक है। और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ये तो है, 3 है। तो 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दिए गए अभिकथन में अभिकथन 2 गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। परंतु 2003 के बाद से संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, 2003 में हुआ ये संशोधन। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत और 2003 में संशोधन हुआ। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु तो अभी देखा हमने 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25। नेक्स्ट है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो नरगिस दत्त। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था नरगिस दत्त थी। इनका कार्यकाल 1980 से 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम AIADMK की राज्यसभा सदस्य थी, 1984 से 1989 तक अपने पद पर रही। वैजयंती माला बाली 1993 से 1999 तक रही। ठीक है। और देविका रानी चौधरी 1969 से में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। ठीक है। तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। तो ये केवल राज्य सूची के विषय में की बात कर रहा है। ठीक है। और अनुच्छेद 249 के तहत है ये। ठीक है। कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 249 के तहत। राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है वो आर्टिकल 249 के तहत है, 249 के तहत। तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। तो ये सही है। बिल्कुल, राज्य सूची के विषय पर संसद तभी कानून बना सकती है जब अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा ये घोषित करे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है। फिर दूसरा है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। बिल्कुल, केवल घोषित ही नहीं करना होगा बल्कि एक प्रस्ताव पारित करना होगा राज्यसभा को कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। और ये जो प्रस्ताव पारित होगा उपस्थित और राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो ये भी सही है। ये ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी ठीक है। संसद जो राज्य सूची के विषय पर जब 249 के तहत विधि बनाएगी, आर्टिकल 249 के तहत वो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। डी की राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ये नहीं है। राज्य सूची में जो सम्मिलित विषय है उनके संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा नहीं बना सकती बल्कि संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर ही बनाएंगे। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 249 के तहत है ये। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत
यदि राज्यसभा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस पर विधि बना सकती है। यह विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। ठीक है। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद विधि कब बना सकती है? जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। ठीक है, यदि इसके लिए एक संकल्प, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर लिया जाए। आर्टिकल 249 के तहत। आर्टिकल भी याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल पूछ लेता है कि 249 के तहत किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषय पर संसद को विषय बनाने विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन आ गया। फिर ये जो मैं बोल रही थी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, जब राज्यसभा ऐसा कोई 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो कि जो ये विषय है ये राष्ट्रीय हित का है और इस पे संसद कानून बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए कि राज्यसभा में धर्म विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये सही है कि राज्यसभा में धन विधेयक कोई ना, तो ये देखिए धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक पर महत्वपूर्ण शक्ति होती है लोकसभा की, और लोकसभा में ही धन विधेयक रखे जाते हैं और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखे जाते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में ये विधेयक नहीं रखे जा सकते, और राज्यसभा में धन विधेयक को बहुत कम शक्ति प्राप्त होती है, या ना तो उसे अस्वीकार कर सकते और ना ही संशोधित कर सकते। ठीक है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश से लोकसभा को लौटा देनी होती है, और और अगर वो राज्यसभा 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करती तो धन विधेयक जो है पारित मान लिया जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा की धन विधेयक पर बहुत लिमिटेड शक्ति है, ज्यादातर शक्तियां धन विधेयक पर किसकी है? तो लोकसभा की। तो ये ठीक है कि धन विधेयक को राज्यसभा या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। संशोधित नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। ठीक है। ये सही है। दूसरा है कि राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। तो अनुदानों की मांग पर मतदान राज्यसभा नहीं कर सकती, ये लोकसभा में होता है। ठीक है। अनुदानों की मांग पर, क्योंकि ये भी एक तरह का, ये भी क्या है, तो धन विधेयक है। अनुदानों की मांग जो होती है उस पर जो अनुदानों की मांग पर जो मतदान होता है, ये अनुदानों की मांग का प्रस्ताव धन विधेयक होता है, इसलिए इस पर मतदान राज्यसभा नहीं करती, लोकसभा करता है। ये सही है। इसलिए राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, तो ये गलत है। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों पे होती है वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा, तो इसमें 1 और 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती, तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और धन विधेयक पर कोई विशेषाधिकार नहीं है या खास अधिकार नहीं है राज्यसभा का, ना तो उसे अस्वीकार कर सकता है, ना उसमें संशोधन कर सकता है, केवल सिफारिश कर सकता है, वो भी 14 दिनों के भीतर उसे देनी होगी सिफारिशें। और अगर 14 दिन के अंदर उसने सिफारिशें दी और लोकसभा का अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो उसको माने या ना माने, वो बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए। और अगर 14 दिन तक लोग जो राज्यसभा है धन विधेयक को वापस नहीं करती, तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक है। तो मतलब राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या स्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ये एक अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 109 के तहत, 109 या 109 के तहत, 109 के तहत। ठीक है।
कि लोकसभा केवल धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 109 के तहत संविधान के अनुच्छेद 113 दो के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी और उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। क्योंकि अनुदान मांगी जो होती हैं वो बेसिकली लोकसभा में इसलिए ही रखी जाती हैं और लोकसभा में ही मतदान का अधिकार इसलिए होता है क्योंकि बहुमत प्राप्त दल का जो शासन होता है लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो लोकसभा चुनी जाती है, बहुमत प्राप्त दल का जो शासन होता है नॉर्मली लोकसभा में ही होता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 113 दो के अनुसार अनुदान मांगे केवल लोकसभा में रखी जाएंगी, साथ ही उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार की प्राप्तियों का और व्यय का विवरण होता है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण में, और अनुच्छेद 112 के तहत है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और इस वार्षिक वित्तीय विवरण पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। और अनुच्छेद 113 दो के तहत क्या है, तो 113 दो के तहत ये अनुदान मांगी केवल लोकसभा में रखी जाएंगी और उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश से लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो अनिवार्यता स्वीकार नहीं की जानी होती है, लोकसभा का अधिकार क्षेत्र है कि वो उन सिफारिशों को माने या ना माने, तो इसलिए ये जो है कथन ही गलत है। ठीक है, अब कारण देखते हैं कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये आर सही है, तो इसमें होगा ए गलत है और आर सही है। धन विधेयक जो है केवल अनुच्छेद 109 के तहत केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुच्छेद 109 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 112 के तहत क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए फ्रेंड्स, बजट का पूरे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। क्या लिखा गया है बजट को, तो बजट को लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 के तहत है। तो ये याद रखना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं होगा, मतलब नहीं रखा जाएगा बेसिकली। तो धन विधेयक ही नहीं रखा जाएगा, साधारण विधेयक तो राज्यसभा में रखे जा सकते हैं प्रथम बार में। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर भी राज्यसभा का विशेष अधिकार होगा, विशेष यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के बराबर के अधिकार होते हैं। लोकसभा से भी वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक, और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बराबर के अधिकार है संवैधानिक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, तो इसलिए राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। ये राज्य पुनर्गठन विधेयक भी रखा जा सकता है, केवल धन विधेयक अनुच्छेद 109 के तहत केवल लोकसभा में ही रखे जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या स्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो यही होगा, या तो स्वीकार कर लेगी लोकसभा, उसका अपना मन है कि स्वीकार करे राज्यसभा की अनुशंसाओं को या अस्वीकार करे। ठीक है, और इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। अनुच्छेद 109 दो के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। कौन सी शक्तियां अनन्य रूप से प्राप्त हैं, तो ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये लोकसभा को बोल रहा है कि लोकसभा की और राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां किन किन मामलों में प्राप्त है। ठीक है, तो धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो ये सही है, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसमें लोकसभा की अधिक शक्ति है। दो है कि धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है, धन विधेयक का निरस्त करना हो या उसको संशोधन करना हो तो इसमें लोकसभा के पास ही शक्ति होती है। ठीक है, अगर राज्यसभा सिफारिश देगी भी तो लोकसभा माने या न माने उसके क्षेत्राधिकार में होता है। तीन है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये भी सही है, लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा की, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
चौथा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के संबंध में। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के संबंध में जो है राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। ये कुछ मामलों में राज्यसभा को अधिक शक्ति है और कुछ मामलों में लोकसभा को अधिक शक्ति है। कुछ मामलों में राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। ये जो दो विधेयक है, इन पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। और फिर ये लोक सेवाओं के अखिल भारतीय लोक सेवाओं के सर्जन के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए जो संसद को अधिकृत करती है या संसद के प्रस्ताव पारित करती है, उस पे भी राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो कुछ मामलों में, कुछ विधेयकों में, कुछ मामलों में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के संबंध में जो है राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। और इसलिए इसमें आंसर होगा 1, 2, 3। ये 1, 2, 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण और इसके निरस्तीकरण और संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 के तहत केवल लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) के साथ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन या अनुच्छेद 312 के तहत के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के तहत 312 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 312। भारतीय सेवाओं के सृजन से आप क्या समझते हैं? तो अनुच्छेद 312 के तहत ये है कि जो ये आईएएस, पीसीएस, आईएफएस इस तरह की जो सर्विसेज होती है ना अखिल भारत के स्तर पर, इस तरह की अगर किसी नई सर्विस का गठन किया जाना है, सपोज कोई नई सर्विस हमने इसके लिए बना दी, सिटीज के लिए, तो हम जैसे बोलेंगे कि अखिल भारतीय स्तर की नगर पालिकाओं से या महानगर से रिलेटेड कोई पद है, तो उस पद के लिए जो प्रस्ताव पारित होगा वो केवल अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा से ही पारित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने केवल लोकसभा का देखा था। ठीक है। और अभी हम देखेंगे किसका, तो हम देखेंगे राज्यसभा के अनन्य अधिकार। तो राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, तो ये तो संसद की शक्ति है और ये साधारण बहुमत से हो सकती है। तो इसलिए ये इसमें केवल राज्यसभा का अधिकार क्षेत्र नहीं है, लोकसभा राज्यसभा का दोनों का अधिकार क्षेत्र है और लोकसभा से भी साधारण बहुमत से पारित होता है ये। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, यह है आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये तो नहीं है। बी है कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ठीक है। तो यही है कि ये पूछे ना राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से, तो ये बी इसमें आंसर सही होगा कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीयों की सेवाओं का सर्जन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करने संबंधी जो अधिकार है वो राज्यसभा को है। राज्य सूची में नियम बनाने के लिए क्या है? तो अनुच्छेद 249 के तहत है कि राज्य सूची पर विषय कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है 2/3 बहुमत से राज्यसभा, जिसपे संसद फिर पूरे और ये प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची का जो विषय राष्ट्रीय हित में है, अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन हेतु सशक्त बनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित करती है वो अनुच्छेद 312 के तहत। तो इसमें बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है। तो ये वही है अनुच्छेद 249 के तहत है, संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो
तो ये हम देख चुके हैं। नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना किसके तहत, अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सीमाओं की स्थापना कर सकेगी। तो देखिए, चाहे 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करना हो, ठीक है, और चाहे अखिल भारतीय सीमाओं के सृजन वाला हो, दोनों के लिए राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से ही संकल्प पारित होगा। ठीक है, तो 2/3 बहुमत द्वारा ही है, याद रखना है उसको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को समझते हैं, ये हम कई बार देख चुके हैं अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है, कि लोकसभा के समान है। तो मैंने बताया था संविधान संशोधन के विषय में जो है राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्ति है वो दोनों की शक्तियां समान है। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन जो विधेयक है चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाए, वो लोकसभा में भी रख के प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और दोनों ही सदनों में उसे पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए संविधान संशोधन के विषय में दोनों की शक्तियां जो है लोकसभा राज्यसभा के समान है। ठीक है, और जैसे बाकी इसमें दिए हुए हैं, नए अखिल भारतीय सेवा के विषय में गठित करना, तो हम जान चुके हैं राज्यसभा। सरकार को हटाने के विषय में, तो सरकार को हटाने के विषय में जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये लोकसभा की है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, तो कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो कुछ भी नहीं होता, प्रधानमंत्री अपने त्याग पत्र देता, बिल्कुल नहीं। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का शासन, मतलब बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और लोकसभा विधायिका कार्यपालिका जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र तब, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र तब देगी जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जाए और वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित ना कर पाए। ठीक है, तो राज्यसभा में कुछ नहीं होगा, संसद भंग हो जाती है ये भी गलत है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है ये भी गलत है, मतलब कुछ नहीं होगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, 75(3) के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो संविधान की चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो आंध्र प्रदेश को कितना था, 14 था, नहीं 25। आंध्र प्रदेश को राजस्थान का जो था 25 था, और महाराष्ट्र का कितना था, 48 है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र को ही सीटें प्राप्त है ना, ये लोकसभा की थी शायद, 48 तो लोकसभा की थी, हाँ 48 जो थी लोकसभा की थी। तो इसको देख लेते हैं, तो स्टार मार्क किया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम काल में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अच्छा, वो जो हम पीछे पढ़ रहे थे वो लोकसभा की सीटें थी 25। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 है, गुजरात में 11 है, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य संघराज्य क्षेत्रों के समूह हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों में 11-11 सीटें हैं। क्या आंध्र प्रदेश के भी में भी राज्यसभा की 11 सीटें हैं, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी। उड़ीसा और राजस्थान की 10-10 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की 16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 5 सीटें हैं। पंजाब, असम और तेलंगाना की 7 सीटें हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी आप देख लीजिएगा, याद रह जाए तो।
इसलिए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, स्टार मार्क किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें 31 है, ये सब एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिलहाल वर्तमान में 31 है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या दी गई है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत इतने फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े अब कम आते हैं। ठीक है, तो इन पे बहुत फोकस नहीं होना है, कुछ कुछ खास खास स्टेट्स का याद रख लीजिए, या सर्वाधिक जो मतलब सर्वाधिक जो सीटें प्राप्त हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो रैंक है सीटों में, ये याद रख लीजिए, इतना काफी है। सिमिलर क्वेश्चन है तो हटा देते हैं। सीटों वाले जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे दी हुई है राज्यसभा में, और 2021 का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं इसको। अभी मैं कह रही थी कि इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, और नेक्स्ट ही क्वेश्चन इतना फैक्चुअल दे दिया गया है, लेकिन फिर मतलब थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हुई है। पहले इन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत रहती थी, इस तरह के क्वेश्चंस की। अब पूछ दिए जाते हैं एक आध बार, किसी 1 2 3 साल पर एक आध बार पूछ लिया जाता है, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई है। फिर भी आप याद रख लीजिए कुछ खास स्टेट्स का, जैसे मैंने बताया फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो स्थान है राज्यसभा की सीटों का, लोकसभा की सीटों का, ये याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने लोकसभा की याद किए थे ना, कि सर्वाधिक सीटें 80 जो है उत्तर प्रदेश के पास है, फिर पश्चिम बंगाल के पास 48 है। ठीक है, फिर बिहार के पास 40 है, सॉरी महाराष्ट्र के पास 48 है, पश्चिम बंगाल के पास 42 है, बिहार के पास 40 है। तो इस तरह से हमारे पास एक 4 तक का क्रम आ गया था। फर्स्ट मतलब सब सर्वाधिक सीटें प्रथम स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ। तीसरे स्थान पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ। और चौथे स्थान पर कौन है, तो बिहार 40 सीटों के साथ। तो इस तरह से आप राज्यसभा में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं, राजस्थान की 10 थी, आंध्र प्रदेश की 10 है, पंजाब की 7 है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। राजस्थान की 10 सीटें हैं, गुजरात की 11 हैं, कर्नाटक की 12 हैं, पंजाब की 7 हैं। राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें हैं, गुजरात में 11 राज्यसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें और पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा। ठीक है, तो गुजरात में जो है अभी हमने देखा, गुजरात में 11 सीटें थी, कर्नाटक में 12 सीटें थी राज्यसभा की, गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें, और आपकी हो गई उड़ीसा में 10 सीटें। उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं राज्यसभा की, और राजस्थान में भी 10 सीटें हैं। राजस्थान में भी 10 सीटें हैं और उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं। ठीक है, और केरल में हो गई 9 सीटें राज्यसभा की। केरल में 9 सीटें हैं, तो गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा की, कर्नाटक में 12 सीटें हैं राज्यसभा की, केरल में 9 सीटें हैं, और उड़ीसा में और राजस्थान में 10-10 सीटें हैं। ठीक है, और पंजाब में 7 सीटें हैं, पंजाब में 7 है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा की, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9 सीटें हैं, उड़ीसा में 10 है। उड़ीसा में 10 है और राजस्थान में 10 है। ठीक है, उड़ीसा में 10 और राजस्थान में 10, केरल में 9, कर्नाटक में 12 और गुजरात में 11, और पंजाब में जो है 7 सीटें हैं। पंजाब में कितनी सीटें हैं, तो पंजाब में 7 सीटें हैं। झारखंड में 6 हैं। उत्तर प्रदेश का तो आप जानते ही हैं कितना है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में 31 है राज्यसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में 31, और बिहार की ओर याद रख लीजिए, बिहार में 16। बिहार में जो है 16 है, क्योंकि बीपीएससी में पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए बिहार का। तो बिहार में जो है 16 है, राज्यसभा की सीटें 16।
इसी के निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है 5 है राज्यसभा के लिए, और हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है और जम्मू कश्मीर में 4 है। तो इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें हैं, झारखंड में 6 है, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं, और बिहार में 16 है और यूपी में 31 है। कर्नाटक में बाकी 12 है, गुजरात में 11 है। मतलब जितना याद हो सके उतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में ही है। अभी आप देख लें, लोकसभा में जो है 530 सीटें जो है वो बेसिकली राज्यों से और से चुनी जानी है, और 20 सीटें जो है उनका जो चुनाव होना है, 550 है ना अधिकतम लोकसभा में, तो 530 सदस्यों का लोकसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों से होगा, और 20 सदस्यों का जो चुनाव होगा संघ राज्य क्षेत्रों से होगा। ठीक है, और राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में कितनी है, तो 250 सीटें हैं। 250 में से 238 सीटें जो होती हैं वो राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्रों से उनका चुनाव होता है, और 12 सीटों का मनोनयन होता है। और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अभी हमने पीछे देखा था, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व है, दिल्ली का है और पुडुचेरी का है। ठीक है, दिल्ली से 3 है राज्यसभा के सदस्य, पुडुचेरी से 1 है राज्यसभा के सदस्य, और जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा के सदस्य हैं जो संघ राज्य क्षेत्र में फिलहाल सांसद हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से चुने हुए फिलहाल सांसद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं कई बार। तो संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तो किन 3 संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? दिल्ली को, पुडुचेरी को और जम्मू कश्मीर को। दिल्ली को, पुडुचेरी को, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो सभापति तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, लेकिन उपसभापति जो होता है वो उस सदस्यों में, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो केवल सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लेकिन उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है, यही कथन जो है गलत है। ठीक है, उसमें कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो ये सही है, मतदान क्योंकि राष्ट्रपति ही करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उनको अधिकार नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में उनको मत देने का अधिकार होता है। तो केवल 2 सही है इसमें आंसर। ठीक है, देख लीजिए, अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता। परंतु परंतु अनुच्छेद 89(2) के तहत राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए कथन एक गलत है। अनुच्छेद 54 का के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। और अनुच्छेद 66(1) के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत था ना राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 के तहत है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति प्रधान अध्यक्ष होता है, ये पीछे ही बताया। अनुच्छेद 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उसका सदन का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 89 या 79(1) के तहत 89(1) के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, विकल्प सी सही है। और 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। जैसे किस राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का
अनुच्छेद 189 के तहत वो क्या होता है, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति, ये सब हो गया। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो ये इसमें मतलब अभी वर्तमान में जो सभापति हो वेंकैया नायडू है, इसलिए स्टार दिया हुआ है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है और तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति जो है वेंकैया नायडू है, जो कि क्या है हमारे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति और हमारे उपराष्ट्रपति भी कौन है, तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। जैसे कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ, तो 1952 में, 1952 में हुआ था। जैसे कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, बी है राज्यसभा के उपसभापति और सी है मंत्री जो राज्यसभा सदस्य हो। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सरकार का अंग होता है, कार्यपालिका का बेसिकली अंग होता है, इसलिए वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्वेश्चन है, आज की जो क्लास हमारी यही खत्म होती है। इसमें हमने राज्यसभा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, जिस 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 एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी कवर कर लिए हैं। आगे की क्लास में हम संसद की जो कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया कैसे कैसे होती है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये पॉलिटी पीवाई के अच्छे लग रहे हो, तो हमारी क्लास को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर, तब तक के लिए बाय, गुड लक।